क्या हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल मेघा सूर्य है? वैज्ञानिकों ने ऐसा ही सोचा था, क्योंकि यह आकाशगंगा का सबसे चमकीला स्थान है। इसमें लाखों तारे एक छोटे क्षेत्र में समाये हैं। इस क्षेत्र को विशाल उभार कहा जाता है। विशाल उभार में आकाशगंगा के अन्य भागों की तुलना में प्रति प्रकाश वर्ष लाखों तारे अधिक हैं। यह हमारे पड़ोस से 10 लाख गुना अधिक सघन हो सकता है। कुछ मामलों में इस क्षेत्र में तारे केवल 5 प्रकाश दिन की दूरी पर हैं। यह ऐसा है जैसे कि हमारे सौर मंडल में अंतरिक्ष पैमाने पर प्लूटो से थोड़ा दूर कोई दूसरा तारा हो। लेकिन यह जगह इतनी घनी क्यों है? जब आकाशगंगाएं बनती हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के तहत बहुत सारी गैस और धूल एक साथ आती हैं। यह पदार्थ इकट्ठा होता है और अंततः तारे बनाता है। गुरुत्वाकर्षण और कोणीय संवेग संतुलित होते हैं और यह चपटी डिस्क जैसा दिखता है, एक बहुत उज्ज्वल उभरे हुए घने कोर के साथ। सितारे आराम से जीवन बिताते हैं और जब वे अंतिम रेखा पर पहुंचे, वे अपने वजन से दब जाते हैं। फिर ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल अपने आसपास की चीजों को खाना पसंद करते हैं। जितना वे खाते हैं उतने बड़े होते जाते हैं। आकाशगंगा के केंद्र से बेहतर जगह क्या होगी जहां सब अंतरिक्ष चीजें इकट्ठी होती हैं? यह गैस और धूल को खाना शुरू करता है, जिससे एक अभिवृद्धि डिस्क बनती है। जैसे यह पदार्थ काला होता जाता है, होल यह गर्म हो जाता है और काफी अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिससे आकाशगंगा का केंद्र और भी अधिक उज्ज्वल हो जाता है। यही कारण है कि आप सभी आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल और गैलेक्टिक बल्ज दोनों को पा सकते हैं। मिल्की वे का केंद्र गैलेक्टिक बल्ज कुछ हद तक दीर्घवृत्त के समान दिखाई देता है। यह एक क्लासिकल बल्ज है। तारे हमारे सूर्य जैसे नहीं होते हैं। वे सभी दिशाओं और तलों में अनियमित रूप से घूमते हैं। इसके अलावा वे सभी अलग अलग गति से चलते हैं, इसलिए गुरुत्वाकर्षण वहां पागल हो जाता है और यह उभार एक गोले या दीर्घवृत्त जैसा दिखाई देता है, क्योंकि वे सबसे पहले बनाए गए थे। इनमें हमारी आकाशगंगा के कुछ सबसे पुराने तारे हैं, लेकिन इनमें तारा निर्माण के कुछ स्थान और बहुत से युवा विशाल तारे भी हैं जो 100 मिलियन वर्ष से भी कम पुराने हैं। जैसे हम इससे दूर जाते हैं, केंद्र में चीजें थोड़ी शांत होती हैं। तारे समान रूप से घूमते हैं और स्थिर हो जाते हैं। अभी पृथ्वी आकाशगंगा की सर्पिल भुजा में है, जिसे ओरियन आर्म कहते हैं, जो आकाशगंगा के उभार से काफी दूर है। हमारे आसपास के पड़ोस में वे चमकते हुए सितारे ये आमतौर पर 4-5 प्रकाश वर्ष दूर होते हैं, यानी आकाशगंगा का बड़ा हिस्सा। असल में यह बस एक काली खाली जगह है। हमारे ब्लैक होल को सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। यह हमारे सूर्य से 4 मिलियन गुना बड़ा है और आकार में 32 मिलियन मील बुध और सूर्य की दूरी के बराबर। चिंता न करें, यह आकाशगंगा को नहीं खींच रहा और हमें नहीं खाएगा। ये ब्लैक होल बहुत छोटे हैं। पूरी आकाशगंगा की तुलना में वे केवल वही खा सकते हैं जो आसपास है। अभी कई तारे धनु एक ही परिक्रमा कर रहे हैं और भले ही यह एक उत्सर्जित की विशाल मात्रा नहीं देख सकते। यह पृथ्वी से आने वाला प्रकाश है, बिना वैज्ञानिक प्रयास के। लेकिन हम इसका केंद्र क्यों नहीं देख पाते? आकाशगंगा का उभार इतना चमकीला है, भले ही यह 26,000 प्रकाश वर्ष दूर हो, हमें इसे चमकते देखना चाहिए। हमारा आकाश फिर भी हम नहीं देख सकते। यह सब अंतरिक्ष की धूल के कारण है। हमारे और कोर के बीच में बहुत अधिक धूल है, जो दृश्य प्रकाश के अधिकांश हिस्से को अवशोषित कर लेती है। हम केवल अन्य प्रकार के प्रकाश जैसे निकट अवरक्त गामा किरणों का उपयोग करके ही गैलेक्टिक कोर को देख सकते हैं, और इसी तरह के अन्य प्रकाश स्रोतों का भी। नासा के पास इसके कोर की तस्वीरें मौजूद हैं। प्रकाश के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख यह दिखाता है कि बिना धूल के केंद्र कितना उज्ज्वल हो सकता है। लेकिन सभी चमकीले क्षेत्र अवरुद्ध नहीं है गैस और धूल से। उदाहरण के लिए, जब हम मेसियर 13 जैसे घने समूहों को देखते हैं तो तारे इतने करीब होते हैं कि वे एक सफेद धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। हमारे ज्यादातर दूरबीन उन्हें अलग नहीं कर पाते। एंड्रोमेडा आकाशगंगा के पास हमारी पड़ोसी उपग्रह आकाशगंगा MM32 में प्रति प्रकाश वर्ष लगभग 84 तारे हैं। यह इतना घना है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी तारों को नहीं देखा जा सकता। इस विचार को समझने के लिए हमारा सौर मंडल 2 प्रकाश वर्ष लंबा है। हम अपने घर के बाहर करीब 168 तारे देख सकते हैं। अगर हम वहां होते तो खिड़की से बाहर कूद जाते। हमारा सबसे करीबी तारा अल्फा सेंट्री है, जो सूर्य से लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर यह कुछ प्रकाश दिन की दूरी पर होता तो यह पूर्णिमा से भी अधिक चमकदार होता। तो अगर हम किसी तरह से जीवित रहने में सफल हो जाते हैं अत्यधिक घने तारा क्षेत्रों में,
आकाश पूरे दिन सफेद रहेगा। लेकिन यह असंभव है कि हम ऐसा कर पाएं। जैसे हम केंद्र के पास आते हैं, आकाशगंगा में जीवन मिलने की संभावना बहुत कम है। तारों का गुरुत्वाकर्षण अव्यवस्थित गति से बढ़ रहा है, इसलिए आसपास बमुश्किल कोई ग्रह है। उन चमत्कारी ग्रहों पर ब्रह्मांडीय किरणों से विकिरण बहुत अधिक है। सुपरनोवा विस्फोट और आसपास के तारों का टकराव रोजमर्रा की घटना बन गई है, और चारों ओर की सारी गैस सांस लेना या ठीक से देखना भी असंभव बना देती है। साथ ही जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं, आसपास तारे कम होते जाते हैं। जीवन के लिए बेहद उपयोगी तत्व उन ऑक्सीजन और लोहा भी तारों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कार्बन, तो वे भी नीचे गिर जाते हैं। बहुत अधिक विकिरण खतरनाक है, लेकिन बहुत कम विकिरण का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रतिक्रियाओं के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। इसलिए अगर कहीं जीवन है तो वह संभवतः कहीं होगा अलग अलग आकाशगंगाओं के बीच में। हालांकि कुछ आकाशगंगाएं अपनी चमक तथाकथित सक्रिय आकाशगंगा नाभिक से प्राप्त करती हैं। ये अत्यंत ऊर्जावान क्षेत्र हैं। कुछ आकाशगंगाओं के केंद्र में वे किसी भी तारे से अधिक चमकते हैं। हालांकि यह अक्सर सिर्फ कुछ ही स्थानों पर चमकता रहता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग चमक सितारों से नहीं आती, बल्कि उनके सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों ओर मौजूद एक्रीशन डिस्क से आती है। जैसे जैसे सामग्री धीरे धीरे गिरती है, ब्लैक होल यह अपने चारों ओर इकट्ठा होता है और गैस, धूल और अन्य चीजों की एक सपाट घूमती हुई डिस्क बनाता है। चूंकि वहां गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बहुत ज्यादा है, इसलिए यह डिस्क गर्म हो जाती है और बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करने लगती है। साथ ही यह डिस्क अविश्वसनीय रूप से तेज घूमती है, लगभग प्रकाश की गति से। इस वजह से वहां हर समय टकराव होते रहते हैं और वे अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। वे और भी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। अधिकांश आकाशगंगाओं में एजीएन नहीं होता है। जिन आकाशगंगाओं में एजीएन पाया जाता है, जैसे कि कन्या राशि में स्थित गैलेक्सी MME 87, उन्हें सक्रिय आकाशगंगाएं कहा जाता है। एजीएन के भी कई प्रकार होते हैं। सीफर्ट आकाशगंगाएं होती हैं, रेडियो आकाशगंगाएं होती हैं, और अंत में हमारी अंतरिक्ष चमक प्रतियोगिता के विजेता होते हैं। क्वासर ऐसी चीजों की कल्पना करते हैं जो इतनी अधिक चमकीली होती हैं कि वे उस पूरी आकाशगंगा को भी पीछे छोड़ देती हैं जिससे वे संबंधित होती हैं। क्वासर एक विशिष्ट प्रकार के सक्रिय आकाशगंगा नाभिक होते हैं जो सबसे चरम और सबसे चमकदार रूप होते हैं। वे विशाल ब्लैक होल से जुड़े हैं। हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़े क्वासर कई चीजों के संयोजन की तरह है। सबसे पहले वे हमारी दुनिया में सबसे चमकीले संचय डिस्क हैं। उनके विशालकाय ब्लैक होल के कारण जो चारों ओर सब कुछ खा जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ शानदार विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए उनके पास कणों के शक्तिशाली जेट हैं जो ब्लैक होल के ध्रुवों से लगभग प्रकाश की गति से बाहर निकलते हैं। ये जेट क्वासर की चमक को बढ़ाते हैं। हालांकि वे केवल रेडियो तरंग दैर्ध्य में देखे जा सकते हैं। उनकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी दिखाई देते हैं। फिर भी हमारा निकटतम क्वासर 600 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए हम उन्हें पिछवाड़े की दूरबीनों से नहीं देख सकते। जब हम दूरबीन से आकाशगंगा देखते हैं तो आमतौर पर केवल चमकीला कोर दिखता है, बाहरी भाग नहीं। दुर्भाग्य से हमारी आंखें सक्रिय आकाशगंगा नाभिक जैसी चीजों को देखने के लिए नहीं बनी हैं। ये तारे सबसे चमकीले हैं। कितना सुंदर दृश्य है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।